सौदा इसका भाग 25। आरोही ने रिधान की माँ से कुछ न बोलने में ही अपनी भलाई समझी और वह वहाँ से साइड में आने लगी तो रिधान की बहन दिव्याशी वहाँ पर आ गई और उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, बैड मैनर्स भाभी, इस तरह बड़ों की बातों को इग्नोर नहीं करते। मॉम आपसे बात कर रही थी ना और आप यहाँ चली आई। दिव्यासी की बातें सुनकर आरोही एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही रिधान की मॉम भी वहां पर आ गई और उन्होंने फिर से आरोही को ताना मारते हुए कहा, इसे कहाँ इतनी तमीज और अकल होगी। इसके घर पर किसी ने कुछ सिखाया होगा तब ना, वैसे इसके घर पर तो शायद कोई है भी नहीं। कोई अगर होता तो यहाँ शादी पर तो दिखता, लेकिन इसकी साइड से तो कोई भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाया है रिधान इस लड़की को। रिधान की माँ ने बहुत ही बड़ा मुंह बनाते हुए कहा तो साथ में खड़ी हुई उनकी बेटी भी हंसने लगी और आरोही को काफी बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अपनी शादी के दिन ही उसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, वह भी जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रिधान अपने दोस्त और बाकी ऑफिस के लोगों के साथ बिजी था। सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे और वो काफी खुश होकर सबसे मिल रहा था। रिधान कहीं ना कहीं बहुत ही खुश था कि आरोही के साथ उसकी शादी हो चुकी थी और पता नहीं क्यों आरोही में उसे अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नजर आ रही थी, जो उसे तनीसा में कहीं नहीं दिखी थी। तभी उसके दोस्त रेहान मलिक ने आगे आते हुए कहा, क्या यार रिधान, इतना भी क्या जल्दी थी तुझे जो तूने ऐसी लड़की से शादी कर ली। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुझे शादी की बधाई दूं या फिर ऐसी पत्नी मिलने पर हमदर्दी जताऊं। रिधान को रेहान की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, लेकिन फिलहाल भाई इतने सारे लोगों के होने की वजह से रिधान ने कूल बनते हुए कहा, तू तो रहने ही दे, तुझे कुछ भी जताने की जरूरत नहीं है और अगर खुश है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकता है, लेकिन तू जरा सा भी खुश नहीं लग रहा। कोई बात नहीं यार, क्योंकि अब पछताने से क्या होता है। इतनी अच्छी लड़की तूने अपने हाथों से जो निकल जाने दी। रेहान ने बहुत ही एटीट्यूड में कहा, ओह प्लीज रिधान, ऐसी लड़की के बारे में मैं कभी सोचूं भी नहीं। और तुझे और मुझे, हम दोनों को पता है वह कोई अच्छी लड़की नहीं। वह किस तरह से काम करती है और तूने उसे सीधा अपनी पत्नी बना लिया। ऐसी भी क्या मजबूरी थी तेरी। रेहान की बातें सुनकर रिधान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वहां पर इतने सारे लोग थे कि वो उसे ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था। इसीलिए उसने रेहान के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो जैसी भी थी और तुझे पहली बार जहाँ भी मिली थी वह सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब वह मेरी पत्नी है मिस रिधान ओबराय और तेरी भाभी। उम्मीद है तुझे ये याद रहेगा। उसके कंधे पर थपकी देते हुए रिधान वहां से साइड में आ गया और रेहान गुस्से में अपना दांत पीस कर रह गया। रिधान जैसे ही वहां से साइड में आया, वो इधर उधर चारों तरफ नजरें घुमाकर वह आरोही को ही ढूंढने लगा, क्योंकि उसे वह काफी देर से नजर नहीं आ रही थी और उसे पता था वह वहां पर और किसी को जानती भी नहीं थी और ना ही किसी के साथ इतनी कंफर्टेबल हो पाएगी। इसीलिए बस वह उसे ही देख रहा था। तभी उसे एक कोने में नजर आई उसकी माँ बहन दोनों ही वहां पर उसके आसपास खड़ी हुई थी। वो दोनों को आरोही के पास खड़ा देखते ही रिधान सीधे उसकी तरफ ही आ गया। दिव्यासी बहुत ही गंदे एटीट्यूड के साथ आरोही को देखते हुए कहा, सीरियसली मॉम, रिधान भाई को मिली भी तो ये जो कहीं से भी हमारे साथ खड़े होने के लायक नहीं है।
और अब हमारी फैमिली की मेंबर बन चुकी है। दिव्यासी की बात का जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, सिर्फ ऐसे शादी हो जाने से कोई फैमिली मेंबर नहीं बन जाता बेटा। मैं इस लड़की को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। रिधान जैसे भी वहां पर आया और उसने अपनी माँ बहन की ऐसे बातें सुनी तो उसने तुरंत ही आरोही के चेहरे की तरफ देखा और वो लगभग रोने ही वाली थी। रिधान को उसकी आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने तुरंत ही आरोही के बगल में आकर खड़े होते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपको अपनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वह मेरी पत्नी है और उसे अपना चुका हूँ। मुझे आप दोनों के ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं और अच्छा यही होगा आप दोनों मेरी पत्नी को अकेला छोड़ दें। रिदान के इस तरह से आरोही का साइड लेना पर उसकी माँ और बहन दोनों ही एकदम हैरान रह गई। आरोही ने भी हैरानगी से नजर उठाकर रिधान की तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रिधान इस तरह सबके सामने उसकी साइड लेगा और जो कुछ भी अभी रिधान ने बोला, पता नहीं क्यों आरोही को ऐसा लगा जैसे कि वो सच बोल रहा था। रिधान का इस तरह उसकी साइड लेना आरोही को काफी अच्छा तो लगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रिधान और उसकी फैमिली के बीच में कोई भी डिफरेंट आए। इसीलिए उसने रिधान के हाथ पर हाथ रखा। आरोही के हाथ रखने पर रिधान उसके चेहरे की तरफ देखा तो आरोही ने धीरे से नहीं में अपना सिर हिलाया कर उसे आगे कुछ न कहने का इशारा किया। आरोही के इस तरह से मना करने पर रिधान को गुस्सा आ गया और उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? रिधान के इस सवाल पर आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। रिधान ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा, फॉर गॉड सेक आरोही, अपने लिए बोलना सीखो। कब तक कोई और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? अगर कोई तुम्हें बेवजह ही बातें सुना रहा है तो तुम्हें बदले में उसे कुछ तो जवाब देना चाहिए ना। आरोही ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और माँ मुझसे बड़ी है, अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। रिदान ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम या फिर कुछ ज़्यादा ही महान हो, लेकिन देखो इन लोगों के सामने महान बनकर भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं पहले ही बता देता। दिव्यासी उसे ताना मारते हुए कहा, वाह भाई, क्या बात है, शादी को अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और हम आपके लिए पराये हो गए हैं। सिर्फ आपकी सो कॉल्ड वाइफ आपके लिए मैटर करती है। रिदान ने दिव्यासी को डांटते हुए कहा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो दिव्यासी, क्योंकि उसे माँ की बातों का भले ही बुरा न लगा हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं ऐसे छोटे होकर अपनी भाभी को कुछ भी बोलने का। रिदा ने दिव्यासी को डांटा तो उसका मुंह बन गया और वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दिव्यासी के इस तरह से जाने पर उसकी माँ पीछे मुड़कर उसे जाते हुए देखा और उसके पीछे जाने से पहले उन्होंने सामने खड़े रिधान को देखकर कहा, सीरियसली रिधान, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। रिधान ने तुरंत ही उन्हें जवाब देते हुए कहा, यह लाइन तो मेरी होनी चाहिए मॉम, क्योंकि आप बड़ी हैं एज में, तो थोड़ा वैसे ही भी बिहेव भी किया करिए, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी वाइफ को ताना मारना है और नीचा दिखाना है, और वो भी शादी वाले दिन। एक तो आपने उस बिगड़ैल बेटी को तो कुछ सिखाया समझाया नहीं और दोनों मिलकर मेरी बीबी को उल्टा सीधा सुना रही। कम ऑन मॉम। रिधान की मॉम ने आइज रोल करते हुए कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब से शायद तुम सिर्फ अपनी पत्नी के नाम की ही माला जपने वाले हो, और वैसे भी
शादी का फंक्शन अटेंड कर लिया ना, तो अब यहाँ रुक कर तो कोई फायदा नहीं है। इतना बोलकर रिदान की मॉम भी वहाँ से चली गई और रिदान ने भी उन्हें नहीं रोका, लेकिन आरोही को काफ़ी बुरा लगा और उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्यों आपने मेरी वजह से अपनी मॉम से ये सब कुछ बोला? आखिर वो आपकी मॉम है। आपने ही कहा था। ना चाहते हुए भी आरोही की आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसे ऐसे रोते देख रिधान ने लगभग उसे डांटते हुए कहा, चुप करो तुम, अब इस तरह से क्यों रो रही हो? वैसे भी तुम्हारी कोई विदाई नहीं होने वाली, यहाँ पर शादी हुई है और तुम यहाँ पर ही रहोगी। रिधान के इस तरह डांटने पर आरोही ने अपने रोने को कंट्रोल करने की कोशिश की। सिर्फ रिधान का छोटा भाई दक्षी उसकी और आरोही की शादी से खुश लग रहा था। बाकी रिधान के पापा को तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब में, और उन्होंने भी रिधान से ज़्यादा बात नहीं की और अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ ही देर में वहाँ से वापस चले गए। और फिर एक एक करके बाकी सारे मेहमान भी जाने लगे और उन्हें वैसे भी स्टाफ और ऑफिस के लोग ही अटेंड कर रहे थे। रिधान को उन सब से उतना मतलब नहीं था। आरोही वहीं साइड में खड़ी हुई थी और उसे पता नहीं क्यों एकदम से चक्कर आ गया और वहीं जमीन में गिर पड़ी। रिधान की नजरें और ध्यान दोनों ही आरोही पर थे, इसीलिए जैसे ही वो गिरी वो एकदम से भागकर उसकी तरफ आ गया और तुरंत ही उसने आरोही का सिर अपनी गोद में रखकर उसके गाल पर हल्के से थपकी देकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। रिधान ने परेशान होते हुए कहा, आरोही आरोही उठो, क्या हुआ तुम्हें? इतना बोलकर रिधान उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर सीधे कमरे के अंदर चला गया। वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर भी काफ़ी सारी रूम थे। उनमें से ही एक के अंदर उसने बेड पर आरोही को लिटा दिया और तुरंत ही डॉक्टर बुलाने को कहा। रिधान के असिस्टेंट आशुतोष ने पहले ही डॉक्टर को कॉल कर दिया था और कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पर आ गए। इस वक्त रिधान, आरोही और डॉक्टर के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी और उन्हें यही लग रहा था कि शादी में इतने सारे लोग, भीड़ और नर्वसनेस या फिर ज़्यादा टेंशन की वजह से आरोही बेहोश होगी, तो वह अभी उसे शांत माहौल देना चाहते थे। रिदान काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर आरोही के सिरहाने बैठा हुआ उसके बालों पर अपने हाथ फेर रहा था और डॉक्टर दूसरे साइड स्टूल पर बैठकर उसकी बीपी चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने काफ़ी आराम से रिधान को पूरी बात बताते हुए कहा, लो बीपी है आपकी वाइफ को, शादी की टेंशन, ज़्यादा काम और नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो जाता है कभी कभी। आप थोड़ा ध्यान रखिए और मैं इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। रिधान ने दोबारा जैसे कंफर्म करने के लिए पूछा, सच में डॉक्टर, कोई और टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, नहीं नहीं, और कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए मिस्टर ओबराय, मैं हूं ना, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। रिधान भी तसल्ली से मुस्कुराया और फिर वह डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आया। कुछ देर बाद जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि आरोही जाग गई थी। फिर वो ऐसे ही बेड पर लेटी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। कमरे के अंदर आते ही रिधान ने दरवाजा अंदर से बंद किया। लॉक की आवाज सुनकर आरोही ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां उसे रिधान नजर आया। वह बेड पर ही उठकर बैठने लगी। रिधान को अपनी तरफ आते हुए देखकर आरोही ने सवाल किया, क्या क्या हुआ था मुझे? रिधान, सॉरी, मैंने शायद आज शादी का फंक्शन खराब कर दिया और मेरी वजह से अब आपका। रिधान ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, चुप करो, तुम बहुत बोलती हो और बोल बोल कर मुझे इरिटेट मत करो। ये बताओ कि बेहोश कैसे हो गई तुम? सुबह से कुछ खाया नहीं क्या तुमने?
रिधान के इस सवाल पर आरोही को भी एकदम से याद आया कि उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और उसे याद आते ही उसने धीरे से नहीं में अपना सिर हिला दिया। रिधान ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या अजीब पागल लड़की हो तुम। तुम्हें पता भी है रात के 8 बज रहे हैं और सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए तो बेहोश हो गई थी। और डॉक्टर मुझे बोल कर गए हैं कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता। आरोही ने मायूसी से कहा, हाँ वह तो डॉक्टर को पता नहीं होगा ना कि हमारी सिर्फ डील हुई है, कोई शादी नहीं, और हम कोई असल में पति पत्नी भी नहीं। आरोही की बात पूरी कर पाती इससे पहले ही रिधान उसके होठों पर अपनी उंगली रखी, उसे आगे न बोलने का इशारा किया तो आरोही एकदम चुप हो गई, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से रिधान की तरफ ही देख रही थी। वह अभी भी दुल्हन के जोड़ों में सिर्फ उसकी मांग टीका और नथ हटा दी गई थी। उसके बेहोश होने के बाद से बाकी सारे जेवर भी उसने पहने हुए थे। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। और तभी रिधान ने उसके नजदीक आते हुए कहा, देखो हमारे बीच जो भी डील है वो सिर्फ हम दोनों को ही पता होनी चाहिए। तुम ऐसे बार बार बोला मत करो, अभी किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और चुपचाप से खाना खाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे कमजोर रहो और फिर मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़े। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज शादी के दौरान से लेकर अब तक रिधान ने जैसा बर्ताव किया था, तब से लेकर अब तक आरोही के मन में रिधान के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत आई थी वह इस बात की वजह से एकदम ही गायब हो गए। और उसने रिधान का हाथ खुद से दूर करते हुए कहा, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। क्या सच में आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। कौन सा हम पहली बार कुछ भी करेंगे, हम तो पहले भी कई बार। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले रिधान बीच में बोलते हुए कहा, सब कुछ याद है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। और मैं तो ऐसा ही हूँ, अपने बारे में ही सोचता हूँ। सिर्फ तुम क्यों मुझसे उम्मीद लगा रही हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। देखो ऐसी कोई भी उम्मीद लगाओगी ना तो तुम्हें सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलेंगे, इसीलिए अच्छा होगा तुम सच्चाई एक्सेप्ट कर लो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।